आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल इज़ द यूनिट ऑफ आवर बॉडी। जैसे हमने बताया था फर्स्ट क्लास में कि एक ईंट जो बिल्डिंग की इकाई होती है, वैसे ही हमारी बॉडी की एक जो इकाई है, यूनिट है, वो है एक सेल। ये सेल तो वैसे सभी लोग जो है राउंडेड बनाते हैं समझाने के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं कि ये सेल हमेशा राउंडेड होते हैं। ये क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, कॉलमनर भी हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं, वायर जैसे हो सकते हैं, इर्रेगुलर शेप भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही राउंडेड बना देते हैं समझाने के लिए। ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत तरह के शेप साइज़ होते हैं सेल के। तो सेल की जो साइज़ होती है वैसे तो नेकेड आई से आप नहीं देख सकते, इनको माइक्रोन में होती है। ट्रिलियंस सेल्स हमारी बॉडी में हैं, ट्रिलियंस। जो लार्जेस्ट सेल है वो एग सेल है, लगभग मिलीमीटर में है, 1 मिलीमीटर का। जो लॉन्गेस्ट होगा वो लगभग 50 सेंटीमीटर तक होगा, लेकिन उसका डायमीटर माइक्रोन में होगा। जो लंबाई तो हो सकती है उसकी, जैसे कि आर्म्स की जो नर्व्स होती है या थाई की जो नर्व्स होती है, मसल्स होती है, उनकी लंबाई 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है, लेकिन डायमीटर माइक्रोन में होगा। तो नेकेड आई से इनको देखना पॉसिबल नहीं है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, 200 तरह के सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। मैंने बताया, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही एक बिल्डिंग ये बनाते हैं हम, एक ईंट रखकर 1 लाख 2 लाख ईंट लग जाते हैं। उसकी हम इतनी मेंटेनेंस करते हैं, इतना ज़्यादा मेंटेन करते हैं, हर दिवाली में, दूसरी दिवाली में, तीसरी दिवाली में उसको पेंट कराते हैं। कहीं ज़रा सा लीकेज होता है तो तुरंत इंजीनियर को बुलाते हैं, और जो शहर का बेस्ट इंजीनियर होता है उसको देखते हुए हम बनवाते हैं, इसको नक्शा बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, और इसकी इतनी ज़्यादा देखभाल करते हैं। क्यों देखभाल करते हैं? क्योंकि ये बिल्डिंग का लाइफ जो है चलता रहे, अपनी लाइफ तो चले, हमारे बच्चों की भी उसी में लाइफ बीत जाए, उनके बच्चों की भी चली जाए। तो इसलिए उतना ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी, जिनमें ट्रिलियन, इसी तरीके के ट्रिलियन सेल्स हैं, वो इतना इम्पॉर्टेंट है, हम उतना ख्याल अपनी बॉडी का नहीं करते हैं। एक सेल इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक सेल में नेक्रोसिस शुरू हो गई है और स्टॉप नहीं हुआ तो ये क्रोनिक डिजीज़ हो सकता है। हम बिल्डिंग्स की तो देखभाल करते हैं, लेकिन अपनी बॉडी की देखभाल नहीं करते हैं। बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन हम आज एफर्ट कर रहे हैं ताकि हम पिज़्ज़ा खा सकें, रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा सकें। हम अपने इस बॉडी का, इतनी खूबसूरत बॉडी है, इतने सारे सेल्स, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और इस पूरे ब्रह्मांड का जो बेस्ट इंजीनियर है उसने इस बॉडी को बनाया है। इसकी वैल्यू हम उतना नहीं देते हैं, लेकिन कितना कॉम्प्लेक्स है एक सेल, एक जो जिसको हम देख नहीं सकते हैं, एक सेल को, इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर है, इसका इतना बड़ा रोल है, इतना इम्पोर्टेंस है। इसकी इम्पोर्टेंस हम नहीं जानते। कब जानेंगे इसकी इम्पोर्टेंस? आप जाइए किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी पीजीआई में जाके देखिए। ऐसी पीजीआई में ऐसे लोग 6-6 महीने, 7-7 महीने से पड़े हुए हैं। उनको जानते हो क्या चाहिए? उनको बस इतना चाहिए कि सब कुछ चला जाए, बिल्डिंग, ज़मीन है, जो भी है, जायदाद मेरा, बस मैं हेल्दी हो जाऊं। एक हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हेल्थ का मतलब आपको अपने सेल्स की, एक सेल्स की देखभाल करनी है, और बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो अपनी उस डिज़ीज़ को ही सही कर लेगा। बस हमें उसे स्ट्रांग, बाहर से स्ट्रांग बनाने की थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है। उसको हेल्दी न्यूट्रिशन देना है, योगा करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करना है। इस बॉडी की जो सेल्स हैं, बॉडी की जो सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी इम्पॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। तो आज हम इसी मोटिवेशन के साथ इस सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। कितनी इम्पॉर्टेंट है ये एक सेल। सेल का जो आउटर मोस्ट कमरे है, सबसे पहले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं।
ऑफ बॉडी तो है ही है, ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई है ये सेल। तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन। वैसे तो मैं सिंगल लेयर दिखाया हूँ, ऐसा सिंगल लेयर होता नहीं है। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ले जाएंगे, इसका सेक्शन काट कर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये डबल लेयर होगी। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से भी, और इसका जो फंक्शन है तो उसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है जो कवर करता है पूरे सेल को, उसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और जो अंदर वाला जो पार्ट है इस पूरे को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट दिखेंगे आपको, ये साइटोसोल, जो स्पेसेस दिख रही हैं ये साइटोसोल है, फ्लूइड्स भरा हुआ है, इसमें सल्यूट्स, बहुत सारे सल्यूट्स हैं, इसमें बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ग्लूकोज होगा, मिनरल आयंस होंगे, ये साइटोसोल। और इन्हीं साइटोसोल में बहुत सारे स्मॉल ये सेल ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड होते हैं, इन्हीं को कंबाइंडली हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस को छोड़ देंगे अभी, न्यूक्लियस केंद्रक इसको छोड़ के इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये जो पार्ट है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। बीच में जो सेंटर पे है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इस पूरे सिस्टम को ये कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस। इस सेल के अंदर का जो भी सिस्टम है उसको गाइड करता है, ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को सेपरेट करता है। यहाँ सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल के अंदर है उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि दोनों कंटेंट को, ECF और ICF को, कंटेंट को सेपरेट करना, और बहुत सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि सेलेक्टेड आइटम ही इंटर कर सकते हैं और सेलेक्टेड आयन, सेलेक्टेड मटेरियल ही बाहर जा सकते हैं, इसीलिए इसको हम सेलेक्टिव मटेरियल कहते हैं, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन कहते हैं। हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो क्या क्या ये वर्क है वहाँ फंक्शन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है, इंपॉर्टेंस देखिए, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं फिर भी इनका वर्क देखिए। जैसे वायरस है ना, कोविड वायरस दिखता नहीं लेकिन कितना खतरनाक, वैसे ये सेल है, हमारा बॉडी का सेल इतना इंपॉर्टेंट है। तो सेल के जो ऑर्गेनेल्स है सबसे इंपॉर्टेंट समझ लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन, जो हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन जा रहा है, वो सेल के अंदर जाएगा और उस सेल के अंदर जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने वाला कौन ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया। उस ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ मिला करके जो बनाता है, क्रेब्स साइकिल चलाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है और वो ATP जनरेट करता है। ये एनर्जी जनरेट करता है, जितनी ज़्यादा वर्क उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसीलिए मसल्स, हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं, मसल्स में, क्योंकि मसल्स हमेशा कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, बहुत सारा वर्क है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, मसल्स में। क्या करते हैं, ये एनर्जी जनरेट करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए जाना जाता है। क्रेब्स साइकिल, ये जब इंटर में आपने पढ़ा होगा तो ये क्रेब्स साइकिल इसी जगह चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा इंपॉर्टेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से ही अटैच होता है। न्यूक्लियर के जो आउटर मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन से अटैच होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी सरफेस रफ होती है। रफ क्यों होती है, क्योंकि इनके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाना जाता है। ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स है, इंटरकनेक्टेड, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा। ये कई बार न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक फैले होते हैं।
तो अगर यहाँ कोई मटेरियल बन रहा है तो वो अंदर ही अंदर ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ तक आ जाती है। तो कई बार इनको हम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टर कहते हैं। सेल के अंदर अगर यहाँ कोई चीज़ चाहिए, प्रोटीन की ज़रूरत है, तो ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करेगा। और दूसरा टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्म। स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी सरफेस स्मूथ रहती है, यानी इनके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं। राइबोसोम्स नहीं होते हैं तो यानी इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं, लिपिड सिंथेसिस करते हैं। स्टेरॉयड सिंथेसिस होती है यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉयड सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन सिंथेसिस इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा ये ऑर्गेनल है, गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी एपरेटस। इसको हम क्या कहते हैं, सिक्रेटरी ऑर्गेनल। सिक्रेटरी क्यों, क्योंकि जो भी मटेरियल इन्होंने बनाया या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया वो सारा यहाँ पे स्टोरेज का काम होगा। और स्टोर होते हैं ये ट्यूब्यूल्स जैसे होते हैं, ट्यूब्यूल है ना, जैसे प्लेट एक दूसरे के ऊपर रख दी जाती है, स्टैक्स ऑफ सॉसर, चाय पीने वाला प्लेट होता है ना, वैसे अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पे वो मटेरियल स्टोर होगा, जो भी इनका सिंथेसिस है, प्रोटीन है, लिपिड है, स्टेरॉयड है, वो यहाँ स्टोर होगा। और आप देखिए कि इनके जो छोटे छोटे यहाँ पैकेट्स बनते जाते हैं, वेसिकल्स कहते हैं। इन्हीं वेसिकल्स में वो मटेरियल स्टोर है, और जब इसको सिक्रीट कराना है सेल के बाहर, तो ये धीरे धीरे वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं, और इनका जो मटेरियल है वो बाहर सिक्रीट हो जाता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन यानी सेल से बाहर अगर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करना है तो ये गोल्जी बॉडी है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स, सिक्रीटरी ऑर्गेनल्स। तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडो जो है लिपिड और स्टेरॉयड, लाइसोसोम्स। एक यही जो गोल्जी बॉडी की जो वेसिकल्स बन रही हैं, एक स्पेशल टाइप की वेसिकल्स बन जाती हैं, उनको हमने नाम दे दिया लाइसोसोम्स। हैं गोल्जी बॉडी के ही वेसिकल्स, लेकिन अलग वेसिकल्स है। क्या है, इन वेसिकल्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फॉरेन बॉडीज जो ओल्ड सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, उनको ये हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। इसीलिए कई बार ये अपने ही मटेरियल को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ आवर बॉडी। सुसाइडल बैग, लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स स्टोर होते हैं। वो क्या करते हैं, फॉरेन बॉडीज, फॉरेन मटेरियल, डेड सेल्स, उनको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम्स इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम्स, कुछ राइबोसोम्स मैंने बताया सरफेस पे होते हैं रफ एंडोप्लाज्म, और कुछ फ्रीली पड़े होते हैं। तो यहाँ जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो सेल के अंदर ही यूटिलाइज हो जाएगा। राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ जो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे ये सेल के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा, और जो सरफेस यहाँ पे है राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले, वो सेल के बाहर गोल्जी बॉडी इनको सिक्रीट कर देगा। ठीक है दोनों प्रोटीन सिंथेसिस। अंदर बनेगा प्रोटीन सिंथेसिस सेल के अंदर, तो यूटिलाइज करना है अगर, तो ये राइबोसोम्स बनाएंगे। बाहर भेजना है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो राइबोसोम्स हो गया। ऐसे ही कुछ है जिनको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स। ये हेल्प करते हैं। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं या माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, सेल के शेप को, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होते हैं, इनको हम कंबाइनली साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ये क्या करते हैं, सेल के शेप को मेंटेन करते हैं, सेल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और कई फिलामेंट्स सेल जंक्शन में काम आते हैं, जैसे सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल होते हैं दो, सेंट्रोसोम, ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सेंट्रियोल क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, और जब सेल डिवीजन होता है तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो अलग अलग बन जाते हैं स्पिंडल, यही बनाते हैं साइटोस्केलेटन। तो वो हम सेल डिवीजन में इनका हम रोल पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। क्रोमोसोम्स की मोटिलिटी में ये साइटोस्केलेटन काम करते हैं। क्रोमोसोम्स जो मोटाइल होते हैं, तो ये
साइटोस्केलेटन होते हैं, फ्लैजेला जो होता है वो साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारा जो है हम